बिफोर आई गो टू स्लीप फिल्म की कहानी शुरू होती है क्रिस्टीन से, जो हर सुबह बिल्कुल खाली दिमाग के साथ उठती है। उसे ना अपना नाम ठीक से याद रहता है, ना अपना घर और ना ही सामने सो रहा आदमी। वो घबरा कर कमरे से बाहर निकलती है, तभी एक आदमी उसके पास आता है और बहुत शांत आवाज में कहता है, डरो मत, मैं बेन हूँ, तुम्हारा हस्बैंड। इसके बाद बेन उसे रोज की तरह वही बातें समझाता है। वो बताता है कि कई साल पहले क्रिस्टीन का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उसकी मेमोरी हमेशा के लिए प्रभावित हो गई थी। अब उसकी हालत ऐसी है कि वो हर रात सोने के बाद पिछले दिन की सारी बातें भूल जाती हैं। यानी उसके लिए हर सुबह एक बिल्कुल नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। कमरे की दीवारों पर लगी उनकी पुरानी तस्वीरें देखकर क्रिस्टीन को यकीन तो हो जाता है कि बेन सच कह रहा है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब-सी बेचैनी रहती है। बेन ऑफ़िस चला जाता है। कुछ देर बाद क्रिस्टीन के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक आदमी धीरे से कहता है, बेन को मत बताना कि मैंने फ़ोन किया है। मैं डॉक्टर नाश हूँ और मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। क्रिस्टीन पूरी तरह कन्फ्यूज़ हो जाती है, क्योंकि उसे तो किसी इलाज के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। डॉक्टर नाश उसे घर के एक अलमारी तक जाने को कहता है। वहाँ एक कैमरा छिपा होता है। जैसे ही क्रिस्टीन कैमरा ऑन करती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उस कैमरे में खुद उसी की रिकॉर्ड की हुई कई पुरानी वीडियो होती हैं। वीडियो में क्रिस्टीन खुद से कह रही होती है, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब तुम फिर सब कुछ भूल चुकी हो। उसके बाद वो कैमरे में अपनी पूरी कहानी बताना शुरू करती है। वो कहती है कि बेन हर बात सच नहीं बता रहा और सिर्फ इसी कैमरे की रिकॉर्डिंग पर भरोसा करना। अब पहली बार क्रिस्टीन को एहसास होता है कि शायद उसकी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसे उसे रोज़ दिखाई जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर नैश उससे मिलता है। वो बताता है कि असल में उसका एक्सीडेंट कोई साधारण सड़क हादसा नहीं था, किसी ने उसके ऊपर हमला किया था। यानी इतने सालों से बेन उसे जो कहानी बता रहा था वो पूरी तरह सच नहीं थी। अब क्रिस्टीन की बेचैनी और बढ़ जाती है। वो अपनी पुरानी यादों को जोड़ने की कोशिश शुरू कर देती है। धीरे-धीरे उसे कुछ धुंधले फ्लैशबैक्स दिखाई देने लगते हैं। कभी किसी होटल का कमरा, कभी खून से भरा चेहरा और कभी किसी आदमी की डरावनी परछाई। लेकिन इनमें से क्या सच है और क्या उसकी टूटी हुई यादों का हिस्सा, ये वो खुद भी नहीं समझ पाती। इसी बीच उसे क्लेयर नाम की अपनी पुरानी दोस्त याद आती है। बेन ने कभी उसका नाम तक नहीं लिया था। क्रिस्टीन चुपचाप क्लेयर से मिलने पहुंचती है। क्लेयर उसे देखकर भावुक हो जाती है। बातों-बातों में क्लेयर उससे ऐसी बातें करती है जो बेन ने उससे कभी शेयर ही नहीं की थी। उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद बेन ने धीरे-धीरे उसके लगभग सभी पुराने दोस्तों से उसका संपर्क खत्म कर दिया था। यही क्लेयर एक और शॉकिंग बात बताती है। वो कहती है, तुम्हारा एक बेटा भी है, एडम। ये सुनते ही क्रिस्टीन जैसे पत्थर की हो जाती है। उसे अपने बेटे के बारे में कुछ याद भी नहीं था और सबसे बड़ी बात, बेन ने उससे कभी एडम का जिक्र नहीं किया था। अब उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अगर बेन सच बोल रहा है तो उसे अपने ही बेटे की बात उससे क्यों छुपाई। यहीं से पहली बार क्रिस्टीन को यकीन होने लगता है कि उसकी मेमोरी से बड़ा कोई सीक्रेट उससे छुपाया जा रहा है और शायद उसकी पूरी जिंदगी एक ऐसी झूठ पर टिकी है जिसका सच अभी आना बाकी है। क्लियर से मिलने के बाद क्रिस्टीन के मन में सवालों का तूफान खड़ा हो जाता है। उसे पहली बार पता चलता है कि उसका एक बेटा भी है, एडम। लेकिन अगर एडम सच में उसका बेटा है तो बेन ने इतने सालों से उससे बात क्यों छुपाई। अब क्रिस्टीन चोरी छिपे अपनी पुरानी मेमोरी को जोड़ने लगती है। हर दिन वो कैमरे में नई वीडियो रिकॉर्ड करती है ताकि अगली सुबह खुद को सब कुछ फिर से बता सके। धीरे धीरे उसे कुछ और फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। इन यादों में एक आदमी बार बार दिखाई देता है जिसका नाम माइक होता है। क्रिस्टीन को याद आता है कि एक्सीडेंट से पहले उसका माइक के साथ अफेयर चल रहा था। यहीं से उसे शक होने लगता है कि शायद बेन को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया था और इसी गुस्से में उसने इस पर हमला कर दिया होगा। जब बेन शाम को घर लौटता है तो क्रिस्टीन उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल बनने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसके मन में उसके लिए डर पैदा हो चुका था। अगले दिन वो डॉक्टर नैश से मिलती है। डॉक्टर नैश बताता है कि क्रिस्टीन की यादें धीरे धीरे वापस आ रही हैं, इसलिए उसे किसी भी हालत में सच जानने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। इसी दौरान क्रिस्टीन को एक होटल का पता मिलता है। उसे महसूस होता है कि शायद उसकी टूटी हुई यादों का जवाब वहीं छिपा है।
वो अकेले ही उस होटल में पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही कहानी पूरी तरह पलट जाती है। होटल के रिकॉर्ड में माइक नाम का आदमी तो मिलता है, लेकिन उसकी असली पहचान देखकर क्रिस्टीन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में माइक कोई और नहीं, बेन ही था। यानी जिस आदमी को वो इतने दिनों से अपना हस्बैंड समझ रही थी, वो उसका पति था ही नहीं, असली बेन तो कोई और था। ये आदमी सालों पहले होटल में क्रिस्टीन से मिला था और उसी ने अपना नाम बदलकर उसकी पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लिया था। उसी ने उसे सबसे अलग कर दिया, उसके दोस्तों से, उसके बेटे एडम से, और हर सुबह उसे एक नई झूठी कहानी सुनाकर यकीन दिलाता रहा कि वही उसका पति है। अब क्रिस्टीन को धीरे-धीरे सब कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है कि उसने माइक का रिश्ता खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन माइक उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसी गुस्से में उसने क्रिस्टीन पर बेरहमी से हमला किया था। क्रिस्टीन किसी तरह होटल से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन माइक उसके पीछे पहुंच जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। माइक बार-बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उससे प्यार करता है और दोनों फिर से नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब क्रिस्टीन को पूरा सच याद आ चुका होता है। उसे समझ आ जाता है कि ये प्यार नहीं बल्कि एक खतरनाक ऑब्सेशन था। संघर्ष के दौरान माइक उस पर फिर हमला करता है, लेकिन इस बार क्रिस्टीन हार नहीं मानती। वो पूरी ताकत से उसका सामना करती है। आखिरकार माइक ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। यहीं उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय बाद क्रिस्टीन अस्पताल में होती है। इस बार उसके पास क्लेयर होती है और सबसे खास बात, उसका बेटा एडम भी उससे मिलने आता है। हालांकि क्रिस्टीन की मेमोरी पूरी तरह वापस नहीं आती, लेकिन अब उसे कम से कम इतना पता होता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ खत्म हो चुका था। वो उन लोगों के बीच वापस आ चुकी होती है जो सच में उससे प्यार करते थे। और यही साइकोलॉजिकल सस्पेंस बिफोर आई गो टू स्लीप आखिरी मिनट तक इतना ग्रिपिंग बना देता है।